Hello, everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Twin Bros. I am your economics educator, रूहानी, और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मनी. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी चैप्टर है. आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़कर, और आई एश्योर यू इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को रेफर करने की कोई जरूरत नहीं होगी. सो लेट अस बिगिन. सो ये आपका सीबीएसई का करिकुलम है जिसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे. सो यस, अब हम करने वाले हैं मनी. सो सबसे पहला क्वेश्चन मनी के अंदर आपके पास आएगा कि एग्जैक्टली हम मनी के बारे में इतनी बात करते हैं, बट व्हाट इज मनी? मनी होता क्या है? अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी. मतलब कोई ऐसी चीज जिसके आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हो, जिसके बदले में आप कोई चीज यू ऑब्टेन इट. कैसे? अगर मैं सपोज अब कुछ अपना 10 रुपीज का नोट लेके जाऊं मार्केट में, एंड आई गिव इट टू द शॉपकीपर, एंड वो क्या एक्ट कर रहा है? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? मान लो सपोज ही 10 रुपीज का पेन. सो दिस इज हाउ द मनी का बेसिक डेफिनेशन इज लाइक. मनी ओरिजिनेटेड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज को इजी बनाने के लिए मनी का ओरिजिन किया गया. So you have to understand this कि since beginning money कभी भी नहीं था. इससे पहले एक अलग सिस्टम चला करता था, और उस सिस्टम में कुछ ना कुछ फ्लॉ के कारण आपकी मनी की इंट्रोडक्शन हुई. क्योंकि बिकॉज इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि आप किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर कोई भी इशू है, तभी आप एक नेक्स्ट सिस्टम पे शिफ्ट करोगे उन फ्लॉज को कर्व करने के लिए. तो आगे हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या फ्लॉज थे, क्या इश्यूज थे जिसको आप कर्व करना चाह रहे थे. इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज सेपरेटेड द एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज. वेरी ट्रू. बिकॉज पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम में, जो जिस सिस्टम की जिसके बारे में आपको भी आगे बताऊंगी, आप खुद ही कंक्लूड कर लोगे कि एक्ट्स ऑफ सेल और परचेज बहुत इंटर रिलेटेड थे. तो अगर मुझे कोई चीज लेनी है और लेनी है या सेल करनी है, वो दोनों चीजें साथ हो रही थी. पर मनी के इंट्रोडक्शन ने सब कुछ बहुत ईजी कर दिया और दोनों चीजें इंडिपेंडेंट बन गई. कैसे? आइए पढ़ते हैं. तो मैं सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई वाज देयर अ नीड टू इंट्रोड्यूस मनी? क्या क्या इशू थे, क्या प्रॉब्लम्स थी उस पिछले सिस्टम में जिस वजह से हमने मनी को इंट्रोड्यूस किया? तो सबसे पहले है द फेलियर ऑफ द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? तो ऑल्दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, ताकि आपको कंटेक्चुअल नॉलेज हो और आप आंसर्स ही नहीं, अपनी नॉलेज को भी एक बेटर व्यू में स्ट्रक्चर कर सको. सो दैट इज द एंटायर आइडिया, टू टीच यू समथिंग एक्स्ट्रा, बिकॉज नॉलेज इज पावर. बार्टर सिस्टम क्या होता है? कमोडिटी टू कमोडिटी सिस्टम कहते थे इसमें होता क्या था कि आप चीजों के बदलों में चीजों को एक्सचेंज करते थे. इसके सबसे बड़ा इसका फीचर था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है, अगर मान लो मुझे सपोज एक ड्रेस खरीदी, ठीक है, तो आज के टाइम में मैं क्या करूं? द सिंपलेस्ट वे टू डू इट इज टू गो टू द शॉप, गिव देम द मनी, एंड आई वुड गेट द डिजायर्ड ड्रेस. पर बार्टर सिस्टम में क्या होता था? अगर मुझे वो ड्रेस चाहिए, वो एक ऐसी ड्रेस चाहिए, तो मुझे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो ड्रेस हो, और जो मुझसे एक्सचेंज में जो मैं देना चाहती हूँ, सपोज मेरे पास एक पेयर ऑफ शूज है, वो लेने के लिए रेडी हो. मतलब कि कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. कैसे? कोइंसिडेंस क्या हुआ कि मेरे को जो ड्रेस चाहिए वो सपोज मिस्टर एक्स के पास है, ठीक है, बट मुझे जो चीज चाहिए साथ साथ वो मेरे से वो चीज ले जो मेरे पास है, तभी डबल एक्सचेंज हो पाएगा, राइट? तो इसकी सबसे बड़ी लैकिंग ही यही थी, जिसकी वजह से लोगों को एक्सचेंज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी. अगर आज आप सोचो कि आप एक ऐसे इंसान को ढूंढने जा रहे हो जो आपको चीज चाहिए, और एक तो आपकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स ही इतनी ज्यादा, मतलब आपको इतनी चीजें खरीदनी है आज के टाइम में, हमारी नीड्स, हमारी वांट्स इतनी ज्यादा हैं कि हम इतना सबको ऐसे ढूंढते थोड़ी ना फिरेंगे कि यार ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसके लिए आप मेरे से ये एक्सचेंज कर लो. नो. सो टू मेक द सिस्टम इजियर, मनी हैज ऑलरेडी मेड इट सो मच बेटर कि हमारे को ज्यादा कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं है. बट या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की. उसके बाद लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. मतलब अगर सपोज करो, ठीक है, लेट्स कीप इट इजी. आज अगर मैं आपसे आपकी कार की कॉस्ट पूछूं, आप बहुत इजीली बता दोगे, बी इट ₹5 लाख, ₹10 लाख, व्हाटएवर. बट अगर मैं आपसे उस टाइम पे पूछूं
कि मान लो 1 केजी राइस है, इसका प्राइस क्या है? तो ये बहुत सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम बार्टर सिस्टम। तो मैं कहूंगी कि 2 पेयर ऑफ शूज, कोई और कहेगा कि 1 काउ, ठीक है। तो आप कभी कह रहे हो कि एक काउ है, 1 काउ, somebody saying 1 cow, somebody saying 2 pair of shoes। तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई कॉमन यूनिट नहीं है जिसके अकॉर्डेंस में आप बात कर सको, राइट? तो कितना हैसल हो रहा होगा ना, कितना केओटिक हो गया होगा, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यू गेट इट? तो ये भी एक प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, जिसकी वजह से जो मनी ने एज लाइक आके कर्व कर दी, ठीक है। उसके बाद थर्ड है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, in the entire world, most of the businesses are concentrated on what? On loans, on future payments. ऐसा नहीं होता कि आज आप बिजनेस कर रहे हो, आज ही मैंने आपको पूरी पूरी पेमेंट्स कर दी, नहीं। यू हैव सीन इन योर फैमिलीज, यू हैव सीन अराउंड यू कि जो बिजनेसेस हैं वो फ्यूचर यानी कि लोन या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स पे वर्क करते हैं। बट अगर मैं बार्टर सिस्टम की बात करूं तो मैं क्या कमोडिटी में फ्यूचर पेमेंट्स कर पाती? बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या होता, हो सकता है कि मैं अगर करती भी तो बहुत डिफिकल्ट होती। कैसे? आज सपोज मैंने आपसे 10 केजी राइस लिए और मैंने कहा कि मैं आपको इन टर्म्स ऑफ टोमेटोज करूंगी पेमेंट, पर क्या वो टोमेटोज की क्वालिटी, क्या उसकी क्वांटिटी चलो सेम रहेगी, क्वालिटी सेम रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? हमारी आपने देखा ही होगा सब्जियां 1 हफ्ते में खराब हो जाती है, तो अगर वो हम उसको इतने टाइम बाद कॉन्ट्रैक्ट करें या फ्यूचर पेमेंट के लिए देखें, क्या वो सेम रहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी। नेक्स्ट है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू या ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अभी आप देखो, अगर आज मेरे पास एक 2000 रुपीज का नोट है, ठीक है, मैं उसको अपने ड्रॉ में रखती हूँ और मैं उसको 10 साल बाद निकालती हूँ, ठीक है, तो क्या उस नोट में कुछ भी डिफर करेगा? नहीं ना। मतलब अगर मैं आज उससे जो चीजें खरीदना चाहूं और 10 इयर्स बाद भी उसको निकालूं तो वो नोट वैसे का वैसा रहेगा और मैं अपनी वांट्स उससे पूरी कर सकती हूँ। ओके, कीपिंग असाइड द डीमोनेटाइजेशन पार्ट, वो चीज हम, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर है, बट हम उसको ना देखते हुए, कुछ ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स है उन्हें ना देखते हुए हम सिर्फ स्टोरेज की बात कर रहे हैं कि वो जो वैल्यू है उसकी वो सेम रहेगी, ठीक है, वो कुछ चेंज तो नहीं हो जाएगा। बट यही अगर मैं मान लो बात करूं कि मेरे पास 1 केजी राइस, क्या वो 10 साल बाद वैसा ही रहेगा? उसमें कुछ खराबी नहीं होगी। क्या कुछ सब्जियां मैंने रखी 10 साल बाद वो वैसी रहेंगी? अरे वो थोड़े टाइम में ही खराब हो जाती हैं। तो बहुत बड़ा ये इशू था, जो ये सारे इश्यूज किसने ठीक करे? मनी ने अपने इंट्रोडक्शन के बाद अपने ये सारे इश्यूज क्या करे? ठीक कर दिए। ओके, सो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मनी इज व्हाट मनी डज। एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट, एक बहुत डीप स्टेटमेंट आई वुड से F.A. वॉल्कर एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दी थी। इसमें आप एक पूरा आपकी ना क्रक्स दे रहा है आपको, एक नटशेल में बता रहे हैं कि मनी वो है जो मनी करता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली भी आते हैं, मैंने आगे स्लाइड्स में आपको एकदम अच्छे से इसका ब्रीफ आंसर दे रखा है, जो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके अपने क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। सबसे पहले होते हैं मनी के फंक्शंस को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर, उसको फिर फर्दर डिवाइड कर रखा है। ओके, सो फर्स्ट इज द प्राइमरी फंक्शन, सेकेंड इज द सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर आते हैं आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड, सेकेंडरी में आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो आइए इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। सो सबसे पहले है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी, और सिमिलरली द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड मनी इज व्हाट मनी डज, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे आंसर करना है कि सबसे पहले आप पॉइंट, व्हेन यू राइट इन सम पॉइंट्स और लाइक हाईलाइट डिफरेंट थिंग्स, उससे क्या होता है आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड रखता है, और आपके जो आपका क्वेश्चन पेपर आंसर शीट चेक कर रहा है उसे कोई डिफिकल्टी नहीं आती आपकी क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिखोगे, आपको आराम से मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए मैं एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में आपके लिए आंसर लेके आई। सबसे पहले है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया था कि any commodity can be sold or purchased in terms of money. मनी क्या एक्ट करता है? एक ऐसे बीच में आप सपोज करते हो बिचौलिए की तरह एक्ट करता है। If you have seen when marriages happen, क्या होता है उसमें? एक बीच में एक बंदा होता है जो the groom side and the
ब्राइट साइड को कनेक्ट कर रहा होता है, राइट? बिल्कुल वैसे ही मनी है, मनी आपके बायर और सेलर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. एंड एनी कमोडिटी कैन बी सोल्ड और परचेज थ्रू मनी. It has become the representative of journal purchasing power and it removes the problem of double coincidence of wants. बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो उसके बाद है measure of value. मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि money serves as a common measure of value और standard of value. अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपके प्राइस ऑफ योर पेन क्या है, आप आराम से बता दोगे 5 रुपीज. अगर मैं किसी और से उसी पेन की वैल्यू पूछूं, वो भी क्या कहेगा 5 रुपीज. अगर सपोज आई हैव दिस फोन, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इस फोन की वैल्यू क्या है, तो मैं भी वही बताऊंगी जो वो दूसरा बंदा बताएगा, राइट? It becomes relatively easier to compare values of two commodities, right? So the next are the secondary functions. Money performs the following secondary functions. Money serves, सबसे पहले है standard of deferred यानी कि future payments. Future payments are regulated, मतलब किसकी हेल्प से होता है? मनी की हेल्प से. इन दी मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम, लोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है. बी इट योर बिजनेस, बी इट योर स्टार्टअप, बी इट एनी सॉर्ट ऑफ अ थिंग जिसके अंदर आपको पैसे की जरूरत है, तो आप यूजुअली लोन्स के साथ अपना शुरू करते हो, अपना कुछ भी करने की, जिसकी पेमेंट वो आगे के लिए फ्यूचर डेट पे पोस्टपोन है. ओके, बट दिस कुड नॉट हैव हैपेंड इन द फिजिकल गुड्स, यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी. इसको सीसी मार्केट, C2C मार्केट भी कहते हैं, यानी कि बार्टर सिस्टम वाली मार्केट में बहुत मुश्किल था. नेक्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू इंप्लाइज द परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर. तो भाई आप 2000 रुपीज का नोट मैंने अपने ड्रॉ में रखा, आप 10 साल बाद निकाला, उसकी जो वो वैल्यू है वो सेम रही, ठीक है? तो उसकी वैल्यू को हम आगे पीछे प्रेजेंट से फ्यूचर तक यूज कर सकते हैं. कैसे? कि मैंने वो सेव कर लिया, स्टोर कर लिया, आगे जाके मैं आगे अपने फ्यूचर यूजेस के लिए इसका यूटिलाइजेशन कर सकती हूँ. सो एंड यू हैव सीन द एल्डर जनरेशन, मतलब हमसे जो पहले वाली जनरेशन है, यू हैव सीन दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक थिंग इन देम दैट दे टेंड टू सेव अ लॉट, राइट? हमारी जनरेशन इज मोर इनटू स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग, बट उनकी जनरेशन में दे हैव सीन सेविंग द मनी इज द की फॉर देम. सो उन्होंने हमारे को हमेशा ये एडवाइस भी दिया कि सेव योर मनी. सो सेव कैसे होता है मनी? क्योंकि मनी की वैल्यू उसमें रिलेटिवली सेम रहती है, इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते हैं हम, बट मोर और लेस सेम रहती है. ओके, सो मनी इज यूज्ड एज अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. सो द लास्ट पॉइंट इज द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. Money helps us to transfer values from one person to another and from one place to another. Transfer of value का मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक इंसान को कुछ, suppose I have to give 1 lakh for some, I bought a few materials for my business और मुझे उसके लिए उनको 1 लाख रुपया देना है, ठीक है? तो उस 1 लाख रुपीस को मैं किसी भी इंसान किसी भी जगह दे दूंगी, तो it is readily accepted. It has a transferability of value, ठीक है? Such transfer of value do not only take through this currency notes and coins, but also through bank checks and drafts. Next, अब आ गया most important part, forms of money. Forms of money को समझते हुए सबसे पहले आता है fiat money. Fiat money में आप सबसे पहले AT को अकाउंट में लो. AT से याद रखना है आपको authority issued by the order या authority of the government. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं notes or coins. Notes और coins के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है. उन्होंने बोला है उनकी अथॉरिटी से वो पैसा हमारी इकोनॉमी में चल रहा है, ठीक है? तो उसको कोई भी मना नहीं कर सकता लेने से. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसका, मतलब एक सपोज एक ठप्पा है किसका? गवर्नमेंट का. तो वो चीज बहुत क्रेडिबल है, बहुत ऑथेंटिक है, उसको मना कोई नहीं करेगा. फिड्यूशरी मनी में क्या होता है? जो ट्रस्ट के बेसिस पे है. These are not issued by the government or any sort of authority, but they are accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the payee. अगर मैं आज एक चेक एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो मुझे कोई गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर रही कि आपको चेक एक्सेप्ट करना है. मैं क्यों एक्सेप्ट कर रही हूँ? क्योंकि मुझे वो ट्रस्ट है उस सिस्टम पे, उस बैंकिंग सिस्टम पे तो है ही, साथ ही साथ जो मुझे दे रहा है और जो ले रहा है, दोनों को एक ट्रस्ट है. ओके, अभी नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये समझो, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ. मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू.
मनी वैल्यू का मतलब, सपोज मैं एक ऐसे सपोज दिस इज a 5 rupee coin, just don't mind my drawing. तो इट रेफर्स टू द वैल्यू. मनी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, आपके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड द मनी वैल्यू, यानी कि ये 5 रुपए इज द मनी वैल्यू. ओके, so before moving to the next forms of money, I want you to understand these two very important terms, जिसके ऊपर ही हमारे नेक्स्ट दो फॉर्म्स ऑफ मनी बेस्ड है. सबसे पहले क्या है, मनी वैल्यू. मनी वैल्यू समझाती हूँ मैं आपको. सपोज आपके पास ये 5 रुपीज का कॉइन है, ठीक है, डोंट माइंड माई ड्रॉइंग. ओके, सो द 5 रुपी कॉइन, इसके ऊपर जो ये 5 रुपए लिखा हुआ है ना, ये है मनी वैल्यू. दिस इज MV. और कमोडिटी वैल्यू क्या हुई, जिस मटेरियल से ये 5 रुपी कॉइन बना है उसकी वैल्यू को आप कमोडिटी या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हो. सिमिलरली अगर मैं इस बात, मान लो ये 200 रुपीज का नोट है, ठीक है, इस 200 पे मनी वैल्यू क्या हुई, ये 200 लिखा हुआ इज द मनी वैल्यू. और जो ये पेपर से बना हुआ, जो इसका मटेरियल है, पेपर है ना, वो क्या हुई इसकी कमोडिटी वैल्यू. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, सो अब हम बात करते हैं फुल बॉडीड मनी. जो मैंने आपको सिखाया उसके ऊपर बेस्ड है ये फुल बॉडीड मनी. सो ये क्या है, जिस फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू. मतलब जिस मटेरियल से वो बना है इज इक्वल टू द मनी, जितना उसके ऊपर पैसे का दाम लिखा है. मतलब क्या, मतलब पहले क्या होता था, जब राजा महाराजाओं के टाइम पर when they introduced gold coins और silver coins, तो उसमें क्या होता था, सपोज उन्हें मुद्राएं कहते थे, राइट. तो इसके ऊपर सपोज मैंने लिखा है 5 रुपीज, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 5 रुपए लिखा है, गोल्ड कॉइन है. तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, ये जो पैसा है ना, इसको मेल्ट कर देते थे. इस गोल्ड कॉइन को मेल्ट करके इनको सपोज करो 100 रुपीज मिल जाते थे, और इसके ऊपर क्या वैल्यू लिखी है, 5 रुपीज. तो आपके लिए प्रॉफिटेबल क्या होगा, एज अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी में आप क्या करोगे, आप उस पैसे को बेच दोगे, इसको मेल्ट करवा लोगे, यानी कि बेच दोगे जूलर के पास जाकर. इसको आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करोगे, आई डोंट थिंक सो आप करोगे, क्योंकि आपको जब इसको मेल्ट करवाने से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आप क्यों ही करोगे, राइट. तो यही बात हुई. उसके बाद इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे समझा गया और हमने फुल बॉडीड मनी का इंट्रोडक्शन किया, जिसके अंदर जिसका एग्जाम्पल है जो रुपी कॉइन्स होते थे ब्रिटिश पीरियड में. उसमें क्या होता था, कमोडिटी वैल्यू, यानी कि जिस मटेरियल से वो बना है इज वाज इक्वल टू द मनी वैल्यू, जो उसके ऊपर पैसा लिखा हुआ है. उसके बाद है क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी यानी कि जिसमें मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू, मतलब जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, जितना उसके ऊपर इंस्क्राइब्ड है, जैसे मान लो यहाँ पे 10 रुपए लिखा है मैंने, 10 रुपीज इज ग्रेटर देन द कमोडिटी. क्या, ये पेपर हुआ ना, पेपर से बना हुआ है ना, पेपर की वैल्यू कितनी ही होगी, बहुत ट्रिवियल होगी, बट जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो ऑब्वियसली ज्यादा है. तो अगर आपको इसको याद रखना है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से याद रख सकते हो. जैसे कि क्रेडिट कार्ड किससे बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है, राइट, बट उसके अंदर पैसा मतलब बेशुमार है ना. तो उससे याद रखो कि प्लास्टिक का है तो उसकी क्या, कमोडिटी वैल्यू इज ऑब्वियसली वेरी लेस देन द मनी वैल्यू. यू गेट इट. सो दिस वाज जस्ट अ वे टू रिमेंबर. तो अब आप इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो नोट्स एंड कॉइन्स इन टुडेज टाइम, व्हाटएवर नोट्स एंड कॉइन्स आर प्रेवलेंट इन टुडेज एरा, दे आर क्रेडिट. ओके, नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which is supply of money. Okay, it refers to, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ. It refers to the total stock of money held by people of a country at a point of time. मतलब पैसे का पूरा स्टॉक, जितना भी पैसा जितने भी फॉर्म्स में are held by the people of an economy, एक कंट्री में जितना भी पैसा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ मनी. और एक पॉइंट ऑफ टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है. सो व्हेनेवर थिंग्स आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दे आर अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है. और इसके अंदर फिर क्या इंक्लूड होता है,
इसके अंदर इंक्लूड होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, लोगों के पास कैश में जितना भी पैसा है वो। डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी लोगों के डिमांड डिपॉजिट्स है। डिमांड, अब आप कहोगे कि डिमांड डिपॉजिट्स को क्यों यूज कर रहे हैं हम, जबकि यहां मैंने लिखा हुआ है इट डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय सप्लायर्स ऑफ द सप्लायर्स ऑफ मनी, गवर्नमेंट या बैंक। तो सबसे पहले सप्लायर ऑफ मनी कौन होते हैं? सप्लायर्स ऑफ मनी जो मनी सप्लाई करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट और हमारा बैंकिंग सिस्टम। तो इनके पास जो भी पैसा है हम उसे इंक्लूड नहीं करते। पर अब मैं यहाँ आपको कह रही हूँ कि यहाँ डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, ये हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट्स, यानी कि अगर मैं उसके अगेंस्ट में एक चेक लिखूंगी तो मुझे पैसा मिल जाए, ठीक है, इट विल बी इन माय हैंड। तो इसीलिए हम डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये लोगों के वो डिपॉजिट्स हैं जो अगर आप चेक लिखे तो उनको वापस मिल सकते हैं। और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास और भी डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि कैसे कुछ अदर इंटरनेशनल बैंक्स के डिपॉजिट्स हो गए, या फिर आपके पास नबार्ड के डिपॉजिट्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे XYZ डिपॉजिट्स होते हैं जिसको भी हम इंक्लूड करते हैं सप्लाई ऑफ मनी। सो देयर आर अ फ्यू फैक्ट्स दैट यू शुड नो। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, When I was in my 12th standard, this was the most asked question हमारे प्री बोर्ड्स में और फिर हमारे और वीकली टेस्ट क्लास टेस्ट में। तो इसके अंदर था कि all coins and 1 rupee notes are issued by the Ministry of Finance. RBI नहीं इशू करती है, Ministry of Finance इशू करती है all coins and 1 rupee notes. So mark it, all coins and 1 rupee notes are issued by the Ministry of Finance, Government of India under the Indian Coinage Act. Next, RBI issues paper notes. RBI क्या करती है? पेपर नोट्स को इशू करती है, और इशू करने के साथ इसे तभी इसे बैंक ऑफ इशू भी कहा जाता है, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि बैंकिंग वाले पार्ट में। सर्कुलेशन ऑफ एंटायर करेंसी, जितनी भी करेंसी है, नोट्स और कॉइन्स आर कंडक्टेड बाय द आरबीआई। नेक्स्ट है पेपर। अच्छा हाँ, पेपर कॉइन्स जो है वो हमारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। मैंने आपको बताया था कि वो एक फिएट मनी है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट के बेसिस पे चल रहा है, और ये अनलिमिटेड है। मतलब आप कितनी भी बड़ी ट्रांजैक्शन हो वो पेपर नोट्स के उसमें उसकी हेल्प से फुलफिल कर सकते हो। बट यही अगर मैं कॉइन्स की बात करूं तो कॉइन्स एक लिमिटेड लीगल टेंडर है, उससे आप सिर्फ 1000 रुपए तक की ट्रांजैक्शंस को फुलफिल कर सकते हो। उसके बाद हमारी कंट्री में पेपर करेंसी स्टैंडर्ड का यूज होता है। पेपर करेंसी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर हायर डिनोमिनेशंस में जो भी पैसा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी। मतलब कि हायर उसमें क्या आ गया, आपके पास 2000 500 रुपीज के नोट्स, वो किसमें है? वो आपके पेपर में। ऑल्दो कॉइन्स यूज होते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जो हायर डिनोमिनेशन है वो किसमें है? पेपर करेंसी में। सो इसीलिए हम इसे कहते हैं पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सो आरबीआई वर्क्स ऑन द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसके अंदर जितना भी पैसा इशू होता है उसके अगेंस्ट में हम कुछ रिजर्व रखते हैं। क्या रिजर्व रखते हैं? ₹200 करोड़ का हम रिजर्व रखते हैं फॉरेक्स का और आपका गोल्ड का, जिसमें से गोल्ड कितना हुआ? 115 करोड़ का गोल्ड होता है, और इसी के अगेंस्ट में आप इशू कर सकते हो पैसे। ओके, एंड नाउ लेट्स वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिमांड डिपॉजिट्स। व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स? आपने बहुत बार सुना होगा डीडी, डिमांड डिपॉजिट्स। तो एग्जैक्टली ये होते क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसे डिपॉजिट्स जिनके अगेंस्ट में आप चेक इशू कर सकते हो और उसमें से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। दीज आर नॉट सम टाइम, जिसमें कोई टाइम नहीं होता, आप कितने भी टाइम के लिए रख सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो अपना पैसा। जबकि जो टर्म डिपॉजिट्स है, आपने एफडीज के बारे में सुना होगा, वो एफडीज एक टर्म डिपॉजिट का एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है कि आप कुछ फिक्स टाइम के लिए अपना पैसा इन टर्म डिपॉजिट्स में रखते हो, और इसके अगेंस्ट में आप उस टाइम तक कोई चेक नहीं चेक नहीं काट सकते, और आपको उसके बदले में उस टाइम तक पैसा नहीं मिलेगा। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन योर एफडी एंड्स, देन यू कैन विड्रॉ द मनी। एंड नेक्स्ट इज द ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स। तो ग्रॉस डिमांड और नेट डिमांड में सिर्फ एक बीच में एक वो है
पॉइंट ऑफ डिफरेंस विच इज द इंटर बैंकिंग क्लेम्स। तो हम पहले समझते हैं कि इंटर बैंकिंग क्लेम्स क्या होते हैं। सपोज एसबीआई है और पीएनबी बैंक, एसबीआई ने पीएनबी से 50,000 लेने हैं, एसबीआई ने पीएनबी से 50,000 लेने हैं और पीएनबी ने एसबीआई से मान लो 30,000 लेने, तो इनके बीच में कोई क्लेम है वो 20,000 का, राइट। तो ये जो बीच में जो इंटर बैंक में चल रहा है, इसी को इंटर बैंकिंग क्लेम कहते हैं। मतलब एक बैंक का दूसरे बैंक के अकॉर्डिंग में क्या क्लेम, ओके, तो वो किस में आता है, आपके ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स में, जबकि नेट डिमांड डिपॉजिट्स में हम ये इंक्लूड नहीं करते। Hello everyone, my name is Guru Tehenguriya, co-founder of the Twin Bros YouTube channel and he is my twin brother Dev. Just because of a constant love and support, जो हमारा ड्रीम था कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएं, अब वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आप हमें हमारी इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल का मेंबर बन सकते हैं, सुपर थैंक्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हाँ, हमें बाकी प्लेटफॉर्म में भी जरूर ज्वाइन करिए और हमेशा याद रखिए कि आप सब बनेंगे टॉपर। I hope you've understood the entire chapter. If you have any doubt, any questions, feel free to write them in the comments below. I would be very happy to answer them. And till then, keep studying, keep learning. I'll meet you next time. Don't forget to like, comment and subscribe to the channel. Bye-bye.